तो ये साइट है, बेसिकली इट्स 100 स्क्वायर यार्ड प्लॉट। ये हमारा बोर्ड लगा हुआ है इधर। ऑल्दो क्लाइंट बहुत प्यारी है नो डाउट, और उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट किया कि आई नो कि तुम इतने छोटे प्रोजेक्ट नहीं करते, बट मिलने के बाद क्लाइंट से शी इज़ रियली हम्बल, और मतलब इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। उनकी बैक स्टोरी जान के भी मुझे बहुत अच्छा लगा, और जब मुझे पता चला मैं कहा ओके डोंट वरी, आई विल डू योर प्रोजेक्ट। अब क्लाइंट को चाहिए था बेसिक घर की, यार नहीं मुझे ज़्यादा नहीं है, ऐसा कुछ बना दो, बट मैं कहा यार इंटीरियर कोच के पास आए हो तो कैसा बनना चाहिए, तो हमने कुछ इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया है। और ये आपका प्यारा इंटीरियर कोच, ठीक है। तो अब सबसे पहले ये कंस्ट्रक्शन चल रही है। जो चौखट हमने लगाई है ये सारी WPC की है, कोई भी लकड़ी की नहीं है, इसलिए अगर आप देखोगे सब कुछ तराई वराई होने के बाद भी चौखट वैसी की वैसी ही खड़ी है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ना दीमक ना वो ना सारी चीज़ें। अब ये है ईंटों की क्वालिटी। अगर मैं आपको दिखाऊं कि ईंटों की क्वालिटी चेक कैसे करनी होती है वो आपको दिखाता हूँ। तो चेक करने के लिए सबसे पहले ईंटों का कलर जो देखोगे वो बर्न्ट येलो होना चाहिए। अगर आपके साइड पर ईंटों का कलर एकदम रेड है तो वो मतलब कि ईंटें ख़राब हैं, तो ये ऐसा येलोइश कलर होना चाहिए। तो ये तो हो गया फर्स्ट कलर। दूसरी चीज़, अब ईंटों की मेटेलिक साउंड चेक करेंगे। अगर मेटेलिक साउंड आ रही है मतलब कि ईंटें सॉलिड हैं, और अगर नहीं आ रही है तो मतलब कि ईंटें ख़राब क्वालिटी की हैं। तो ये हमारे ठेकेदार जी हैं अब देखते हैं कैसा माल लगा रहे हैं साइड पे ना। तो टूट नहीं रही है, मतलब क्वालिटी ठीक है। अब करेंगे, ये जो साउंड आ रही है मेटेलिक साउंड होती है बेसिकली, ठीक है। अब इसका ड्रॉप टेस्ट करेंगे, 1 मीटर हाइट से ऐसे फेंकेंगे। अगर टूटी तो ठीक है, नहीं तो ख़राब, बच गए। लेकिन अब टूट सकती है क्योंकि मैं इस पर डालूंगा। नहीं टूटी मतलब कि ये डैम सॉलिडिटी है नहीं। तो यहाँ पे काम क्वालिटी का हो रहा है। अब ये बेसिकली प्लास्टर वगैरह हो गया है, तो अब प्लास्टर की क्वालिटी को कैसे चेक करना होता है, सिंपल सा तरीका है। आप प्लास्टर पे जाओ, ऐसा कहीं भी छेद देखोगे तो ये होता क्या है, जब थोड़ा बहुत सिल्ट का पार्टिकल आ जाता है तो ऐसे छेद बनते हैं। आपको अपने पूरे प्लास्टर में हर घर में कहीं ना कहीं बना होगा, तो आपको ऐसे फिंगर रखना और ऐसे क्रॉस करना है। अगर ये देखो झड़ता गया तो मतलब बेकार क्वालिटी का है, और अगर आप देखोगे तो जो सिल्ट थी बस वो निकली, लेकिन बाकी ये झड़ नहीं रहा है। अगर प्लेन पे मैं करके देखूंगा तो कुछ झड़ेगा नहीं। सी, तो इससे आप प्लास्टर की क्वांटिटी को इंश्योर करते हो, सॉरी क्वालिटी को, कि ये ख़राब तो नहीं है। अब क्वालिटी ख़राब होने के 3 रीज़न हो सकते हैं। आइदर तो सीमेंट कम था, या फिर उसके अंदर जो सैंड यूज़ करी गई है वो सैंड बेसिकली उसमें मिट्टी ज़्यादा थी, और तीसरा अगर ये दोनों अच्छी हैं तो फिर तराई ढंग से नहीं हुई। अगर केयरिंग नहीं हुई तो सीमेंट पकेगा नहीं, और जो होता है ना बाद में पेंटों में हेयर लाइन क्रैक आने लग जाता है, वो आना शुरू हो जाएगा। तो प्लास्टर के टाइम पे 3 चीज़। और चौथी जो हम एड ऑन करते हैं दैट इज डॉक्टर फिक्सिट का LW+101, बोला नहीं तो कई लोग 301 लगाते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो प्लास्टर का मटेरियल बन रहा है, जैसा अभी तो चलो इधर खत्म हो गया, अगर आप देखोगे तो हम ये केमिकल डाल देते हैं। तो LW+ डाला क्यों, जिससे कि ये पोर होल्स जो हैं वो सारे बंद हो जाए। अगर मैं दिखाऊं तो ये पोर होल्स है, ये पोर होल्स बंद करने क्यों है, रीज़न बीइंग जिससे कि कल को पानी का कोई भी मॉइस्चर कंटेंट इसके अंदर ना जाए, जो प्लास्टर है वो ट्रैप हो जाए। क्योंकि होता क्या है, इन पोर होल्स में पानी बहुत मॉइस्चर में ट्रैवल करता है, बहुत ही वेपराइज्ड फॉर्म में ट्रैवल करता है। तो अगर हमने इसको यहीं ब्लॉक कर दिया केमिकल अंदर डाल के, पहले ज़माने में हम चीनी मिलाया करते थे, LW+ वो पोर होल्स को ब्लॉक कर देता है, तो सीपेज का आने जाने का ट्रैवल जो है वो खत्म हो जाता है। अब कहते हैं कि यार घर फ्रेश बनाया, हमने सारी मटेरियल चेक किया, सब कुछ सही था, लेकिन फिर भी उसके बाद भी हमारे घर में सीपेज आ रही है, तब क्या करना है। अब मैं यहाँ पे इंटीरियर कोच टीम क्या करेगी, जितनी भी ये प्लास्टर्ड वॉल है, इस वॉल पे जितनी भी, देखो जनरली होता क्या है, ज़्यादातर सीपेज नीचे से ऊपर की तरफ ट्रैवल करेगी। तो हम क्या करेंगे, इस सारी दीवारों पे एशियन पेंट्स का हाइड्रोलॉक लगा देंगे। वो क्या करेगा, सूखने के बाद एक फिल्म का काम करता है, जो कि अंदर अगर एवोपराइजेशन हुआ, जिसे हम बेसिकली एक प्रोसेस होता है ना, सफेद सफेद पपड़ी, सफेद सफेद नमक जैसा आने लग जाता है, उसे हम एफ्लोरेसेंस कहते हैं। चलो मैं आपको टेक्निकल थोड़ा समझाता हूँ। मान लो अभी दीवारें रेडी हो चुकी हैं, प्लास्टर हो चुका है, पानी से केयरिंग करके सेट होकर दीवारें सूख चुकी है, लेकिन ब्रिक के अंदर कुछ ना कुछ मॉइस्चर हमेशा ट्रैप रहेगा, जो अभी दिखाई नहीं देगा, पेंट वेंट होने के बाद अगले साल दिखाई देगा। अगले साल क्यों दिखाई देगा, क्योंकि अभी ये सब सूख रहा है और ब्रिक ने अपने पानी को होल्ड किया हुआ है। अगले साल जब सीजन बदलेगा तो पानी आएगा, मॉइस्चर आएगा, बारिश होगी, मॉइस्चर आएगा, फिर जब ड्राई सीजन आएगा, जब धूप आएगी, तो ये पानी जो है एवोपरेट होने की कोशिश करेगा, ईंटों में से प्लास्टर पे आएगा, प्लास्टर से बाहर आने की कोशिश करेगा। उस टाइम पे मान लो आपने पेंट अच्छी क्वालिटी का करा हुआ है, तो पेंट में बबल्स आने शुरू हो जाएंगे, उसका पेट सा फूलना शुरू हो जाएगा। और ये ट्रिगर कैसे हो सकता है, इसके लिए प्रॉपर पानी जाने की
जरूरत नहीं है, सिर्फ हल्का सा मॉइस्चर भी चलेगा तो भी एफ्लोरेसेंस एक्टिव हो सकता है। तो इसीलिए वो पेंट फूलना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक पहले हाइड्रोलॉक का कोट लगा देंगे, जिसकी वजह से जो वेपर है उसका इतना प्रेशर होता है जो वेपर को अंदर ही रखेगा, बाहर नहीं आने देगा। तो एक्चुअली घरों में सीपेज जो है 99% घरों में सीपेज नहीं होती है, वो सिर्फ एफ्लोरेसेंस होता है। जनरल लोग क्या करते हैं, वो पपड़ी आएंगी उसको हटाएंगे और जैसे ही वो उसमें बिरला व्हाइट पुट्टी या कोई व्हाइट सीमेंट की पुट्टी डालते हैं, आपने क्या किया, उस पुट्टी में पानी था, उस पानी ईंट के कांटेक्ट में दोबारा से आ गया या प्लास्टर के दोबारा कांटेक्ट हो गया, अब आपका एफ्लोरेसेंस इनटू 10 हो गया। कहने का मतलब ये है कि अब आपने अपने घर में सीपेज को इनटू 10 एक्टिवेट मोड पे डाल दिया और बाद में आप कहते हैं सब कुछ रिपेयर करा करा के हम थक गए, ये चीज़ ठीक हुई क्यों नहीं रही। दैट इज द रीजन। तो लोग अगर आप आज भी उसे पुट्टी से रिपेयर कराए तो आप अपने घर के दुश्मन बन चुके। अब ये यहाँ पे बालकनी की वॉल है। बेसिकली बालकनी की वॉल में होता क्या है, अक्सर लोग क्या करते हैं, ये स्लैब है और यहाँ पे ये जो हिस्सा है इसको ब्रिक वर्क में कराते हैं। होता क्या है कि ब्रिक वर्क का कभी भी बॉन्ड नहीं बनता है कंक्रीट के साथ, इसलिए घरों में क्रैक आते हैं। जैसे आपको दिखाता हूँ, ज़्यादातर घरों में जैसे अगर ये घर है तो आप देखोगे तो इसमें आपको ये हेयरलाइन क्रैक चलता हुआ दिख रहा है। वो इसलिए क्योंकि जहाँ तक कंक्रीट है ठीक है, उसके बाद ब्रिक वर्क में क्रैक आना शुरू हो गया। अब इसका जूम इन देखते हैं कितना पावरफुल है। अगर आप ये क्रैक देख रहे हो दीवार में हेयरलाइन, ये क्रैक का रीज़न भी यही है कि यहाँ पे ब्रिक वर्क जो है वो बेसिकली स्लैब पे डायरेक्ट कर दिया। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ब्रिक वर्क नहीं किया है, ये सारा जो देखोगे ये कंक्रीटिंग है। अब इसके ऊपर मैं कुछ भी लगाऊंगा क्रैक कभी डेवलप ही नहीं होगा। पॉइंट ये है कि मनीष यहाँ भी तो कंक्रीट है, इसके ऊपर ब्रिक वर्क कर रहे हो तो यहाँ पे फिर क्रैक नहीं हुआ। रीज़न ये क्योंकि स्लैब जो है वो हॉरिजॉन्टल है और ब्रिक वर्क वर्टिकल होता, इसीलिए एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन और वाइब्रेशन की मूवमेंट से यहाँ पे हेयरलाइन क्रैक आ जाता है। लेकिन इस वाले सिनेरियो में कंक्रीट ऐसे आके ऐसे ऊपर की तरफ हो गया, अगर आप नीचे देखोगे ना तो ऐसे गया और ऐसे आ गया, तो जो मूवमेंट है वो खत्म हो गई। अब इसके ऊपर सिर्फ ब्रिक वर्क का लोड रेस्ट करेगा, वाइब्रेशन नहीं करेगा, इसीलिए क्रैक हमारी साइड पे कभी इन फ्यूचर आने नहीं वाला। एक बार आपको छत भी दिखा देता हूँ। ऑल्दो इस पूरे घर की जो हाइट हमने रखी है वो सारे 11 फुट है और उसके बाद फॉल सीलिंग होगी तो हमें 10 फुट क्लियर मिल जाएगा। अब पॉइंट क्या है, वेंटिलेशन के लिए होता क्या है, हमने एरिया को डबल हाइट बना रखा है जीने का। होता क्या है, इस वाले पर्टिकुलर एरिया में धूप बहुत आती है और गर्म बहुत हो जाता है, तो इसलिए कूलिंग लूज होती है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कि वेंटिलेशन के लिए चीज़ छोड़ दिया और यहाँ पे मैं एक एग्जॉस्ट फैन डालूंगा, यहाँ टेराकोटा जाली, उसके ऊपर ग्लास 4 इंची हाइट पे करके डालूंगा। गर्म हवा ऊपर उठेगी और साइडों से ग्लास में, जैसे है ना ग्लास ऐसे टेपर में आ गया, यहाँ जाली आ गई, तो हवा जो है वो टेराकोटा जाली से ऊपर उठेगी, साइड से बाहर निकल जाएगी और एक एग्जॉस्ट भी डाल दूंगा बेटर वेंटिलेशन के लिए। इससे क्या होगा, एसी की कूलिंग खत्म नहीं होगी। अगर किसी का डबल हाइट ड्राइंग रूम है, डाइनिंग है, तो वो ये चीज़ कर सकता है। तो इससे गर्म हवा ऊपर उठेगी, बाहर चली जाएगी और ठंडी हवा नीचे सेटल डाउन रहेगी। ये प्लास्टर होता है, इसके अंदर बेसिकली केमिकल डाला जाता है जो मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे जो परगोला की हाइट है, ये जो टेरेस की हाइट है, ये जनरली ये भी 10 फुट रख सकते थे, बट हमने इसको 8 रखा है, जिससे कि मैंने क्लाइंट के पैसे बचा लिए। रीज़न भी, परगोला की जो स्टैंडर्ड हाइट हम लेके चलते हैं 8 फुट होती है, जिसमें परगोला का एक कोजी और एक रोमांटिक वाला वाइब आता है कि अगर आप सर्दियों में एंजॉय कर रहे हो तो अच्छा लगेगा। तो वो हमने यहाँ पे किया है, इसलिए हमने इसकी 8.5 फुट की हाइट रखी है। और अब देखना जब इसको मैं बनाऊंगा तो कैसा लगेगा। अब आपको दिखाता हूँ जब ब्रिक वर्क हो रहा है तो उसकी क्वालिटी कैसे चेक करनी है, कि जो मिस्त्री चिनाई कर रहा है वो कैसा है, स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, रोड साइड तो नहीं है, वो दिखाता हूँ। देखो जनरली लोग ब्रिक वर्क करते हैं उसमें दराजी नहीं काटते। दराजी कैसे कहते हैं, ये वर्टिकल लाइन है, ये वाली लाइन है, इसमें देख रहे हो शार्प एज दिख रहा है, और हॉरिजॉन्टल भी देखोगे तो ये एज जाता हुआ दिख रहा है। ये देख रहे हो, ये लाइन इसलिए बनाई जाती है जिससे की लॉकिंग स्ट्रक्चर बन जाए। मतलब कि जैसे अगर इसमें देखोगे तो और डीप कट्स दिख रहे हो, ये इसलिए बनाया जाता है जिससे कि जब कोई प्लास्टर हो रहा होगा तो प्लास्टर इसमें बॉन्ड अच्छा बनाएगा। फ्लैट पे फ्लैट चीज़ रखेंगे तो नहीं चिपकेगी, जैसे एक पेपर के ऊपर एक पेपर रख दिया स्लाइड हो जाएगा, लेकिन अगर उसमें हम कोई खांचा फंसा दें, कोई एक लॉक बना दें, की स्ट्रक्चर बना दें, तो वो ठीक हो जाता है। तो ऐसे आप ब्रिक वर्क कर सकते हैं। इसको हम हिंदी में दराजी बोलते हैं कि दराजी काटनी होती है। नहीं तो जनरली वो क्या करेंगे, ब्रिक वर्क करेंगे, बस मसाला ऐसे प्लेन छोड़ देते हैं, जबकि हम ब्रिक वर्क में ऐसे करके अगर आप देखोगे तो ऐसे करनी से ऐसे मारते हैं, फिर इसको करनी से ऐसे करते हैं, जिससे कि प्लेन ना हो, एक डीप स्ट्रक्चर बनता है कि जब मैं इसमें कुछ लगाऊं तो वो ऊपर नीचे स्लाइड ना हो, प्लास्टर खराब ना हो। और इसीलिए आपके घर में कभी हेयरलाइन क्रैक डेवलप नहीं होगा। नहीं तो होता है ना प्लास्टर के अंदर हेयरलाइन क्रैक आना शुरू हो जाता है, वो कभी नहीं होगा। तो ये तो थी पहली साइड। नेक्स्ट वीडियो में आपको दूसरी साइड दिखाता हूँ।